हेलो गाइस, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो विश्व में चल रहा था शीत युद्ध, उससे हटकर अब एक बार हम अपने क्षेत्र पर नज़र डालते हैं, जो है दक्षिण एशिया। भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है। इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव इस क्षेत्र के अन्य देश हैं। यानी कि दक्षिण एशिया में हमारे कौन कौन से देश आते हैं, इसमें टोटल जो आपके 7 देश आते हैं, 7 देश, जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। इसमें एक नाम नहीं लिखा है आपका, बांग्लादेश, वो भी आप नोट कर लेना। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ है जो दक्षिण एशिया में आती हैं। और जो सबसे इसमें प्रमुख है वो कौन है? भारत है। भारत को कई बार जो बड़े भाई के रूप में भी जाना जाता है दक्षिण एशिया में। कई बार क्या होता है कि अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र का देश मान लिया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। और जो चीन है हमारा, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। वैसे जो एशिया है, एशिया का तो देश है चीन, लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं आता। जो चीन है वो आपका किस में लगता है? ईस्टर्न पार्ट में लगता है, ईस्टर्न एशिया में आता है। अब ये देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया है वो मतलब महत्व इतना क्यों रखता था उस समय में। तो अब क्या है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है दक्षिण एशिया की, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है। देखेंगे हम यहाँ पे उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। और दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि जो दक्षिण एशिया की 7 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, एक सी मतलब राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहीं पे सैनिक शासन है, कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे राजतंत्र है। तो इस तरह से जो राजनीतिक स्थिति है सभी की अलग है। अब भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र है। यानी कि जो 2 कंट्रीज हैं भारत और श्रीलंका, वहाँ पे क्या आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। यानी कि 2006 में जन आंदोलन वगैरह हुआ, उसके बाद से क्या है वहाँ पे लोकतंत्र आया। भूटान में राजतंत्र है। भूटान में राजतंत्र तो है, लेकिन जो राजा है उन्होंने जो निर्वाचित तरीके से अपने आप को रखा हुआ है और वहाँ पे जो राइट्स हैं वो जनता को मिले हुए हैं। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ भी क्या है, लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। यानी कि जो यहाँ पे 5 मतलब मोस्टली जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्री, वहाँ पे क्या लोकतंत्र रहता है और ये लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित ये भ्रम टूट गया है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकते हैं। यानी कि लोग जो है क्या मानते हैं कि जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, वो सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ही रिच कंट्रीज़ हैं वहीं पर आ सकता है, फल फूल सकता है। बट जो है दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों ने इस चीज़ को मतलब एकदम भ्रम जो ये तोड़ दिया है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली रही है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। यानी कि ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने क्या है वहाँ पे सैनिक शासन किया, जैसे कि जनरल अयूब खान हो गए, जनरल जिया उल हक हैं, परवेज मुशर्रफ हैं। तो ये सब क्या है, जनरल याहिया खान, ये सब क्या है, सैनिक मतलब इन्होंने सैनिक शासन वहाँ पे किया था पाकिस्तान में। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। वर्तमान में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कायम है। ये क्या है हमारा, ये 2018 का है। तो अभी जो वहाँ पे करंट में गवर्नमेंट है वो है हमारी इमरान खान की है। इमरान खान पहले जो है क्रिकेटर में कैप्टन भी थे, तो अभी वो वहाँ पे क्या है, पीएम है पाकिस्तान के। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रही। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं।
नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र अपनी अच्छी स्थिति के लिए बावजूद सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। सिंहली हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल भारत से जाकर श्रीलंका जा बसे थे। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। मई 2019 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिगटे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। फिर क्या होता है, दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी युद्ध शुरू से ही तनावपूर्ण थे। इनके बीच 1947, 48, 1965, 1971 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके थे। 1947 ये आपका भारत विभाजन, 1965 में लड़ाई हुई थी, 1971 में भी और 1999 में भी जो आपको कारगिल युद्ध वगैरह है वो सब। और फिर दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत के लिए देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है तो बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे क्या सभी कंट्रीज़ की राजनीतिक व्यवस्था अलग है। वहाँ पे जो और भी गृह युद्ध वगैरह हैं, जातीय संघर्ष है, हर कंट्रीज़ का अलग है। तो फिर भी कई कई जगह कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कई कई जगह ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ही जो है एक विश्व राजनीति में बहुत मैटर करता है। क्या देखते हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनके आपसी सहयोग के लिए इन्होंने कई संगठन का भी स्थापना की है। वो हम देखेंगे एक एक करके। पहला है, दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेस सार्क की स्थापना की थी। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में ढाका में अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। यानी कि जो है दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं वो और एक अफ़गानिस्तान, इनको मिला के 8 सदस्य देश हैं सार्क के। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफ़गानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। यानी कि 2005 में ये बात हुई कि अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल किया जाएगा और इसने पार्टिसिपेट कब किया, 2007 के जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में उसमें। और वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि जो ये सार्क है इसमें ये नहीं है कि एकदम क्षेत्रीय मुद्दे ही आ रहे हैं, एकदम विश्वव्यापी मुद्दे भी ये लोग इसमें इससे संबंधित भी नीतियाँ वगैरह बनाते हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुए तथा यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावित हो गया। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय था शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता। जो सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन होना था वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था 2016 में, बट ये कैंसिल हो गई क्योंकि जो अटैक हुआ था इंडिया में, इंडियन आर्मी में उरी अटैक, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं उरी अटैक के नाम से, तो इस वजह से ये समिट जो 19वीं समिट वो कैंसिल हो गई थी। अब इसके साथ ही क्या है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख हैं, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के जो संबंध है वो कमोवेश मधुर बने हुए। यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री साउथ एशिया में जिससे जो है भारत के जो संबंध है वो अच्छे नहीं होते हैं। बाकी कंट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं भारत के। और इसके साथ ये क्या है, बिम्स्टेक, जैसे सार्क है एक ऐसी ये बिम्स्टेक संगठन है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। वर्तमान में
बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2018 में काठमांडू में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। इस तरह से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो दक्षिण एशिया है वो विश्व राजनीति में एक बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जो मतलब सुपर पावर कंट्री है उसके हिसाब से भी जो ये देश हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए विश्व राजनीति में बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान भी है। इस तरह से इसी के साथ ही आपका ये लेसन फिनिश होता है। आपको पसंद आया आप इसको लाइक करके बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको लेसन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।